जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिरा त्रिवेदी और आज से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है हायर परचेज सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं किराया क्रय पद्धति। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है किराया क्रय पद्धति, कब इसका प्रारंभ हुआ, क्यों इसका प्रारंभ हुआ और कैसे ये एक्ट करती है, व्यवसाय में इसका रोल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से एकदम जानेंगे कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। देखिए भैया, एचपीएस की बात करें उससे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक व्यक्ति है मिस्टर ए, हमेशा की तरह मिस्टर, इसका पैर इधर टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सही कर देता है। ये है मिस्टर ए। इनको एक मशीन की आवश्यकता थी। किस लिए? व्यवसाय को संचालित करने के लिए। अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए इनको एक मशीन की आवश्यकता थी, लेकिन धन का अभाव था। नगद में धनराशि इनके पास नहीं है। मशीन की जो कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपया। अब एकदम से इनके पास 5 लाख रुपया नहीं है कि ये जाएं और शॉपकीपर को या उसके एजेंसी के मालिक को 5 लाख रुपए दें और मशीन अपने साथ लेकर के चले आएं। अच्छा, तो अब क्या होगा? इनके पास 5 लाख रुपया है नहीं नगद देने के लिए, तो ये मशीन ये खरीद नहीं पाएंगे। अगर ये मशीन खरीद नहीं पाएंगे तो ये व्यवसाय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवसाय के संचालन के लिए मशीन अनिवार्य थी, जो कि ये नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। तो व्यवसाय नहीं चल सकता है ना। तो साथ ही साथ क्या हुआ, एक दूसरा व्यक्ति है मिस्टर बी। ये वेंडर है, इसके पास में मशीनें लगी पड़ी हैं, खचाखच भरी पड़ी हैं। इनका जो व्यापार है उसमें सब मशीनें एकदम खचाखच भरी पड़ी हैं, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, बिल्कुल एकदम यहां पर भरी पड़ी है मशीनें इनके पास। ठीक, ये चाहता है कि लोग हमारे पास आएं और मशीन हमसे खरीद के ले जाएं, लेकिन देगा कैसे? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की ये मशीन है। अगर 5 लाख रुपया आप पे करें तो ये पेमेंट तुरंत ही मशीन दे देता है। अगर पैसा नहीं है तो नहीं देता है। तो भैया वर्ष 1972 के अंदर सरकार ने ये महसूस किया कि मिस्टर ए के जैसे बहुत सारे लोग धन के अभाव में मशीन या व्यवसाय के संचालन के लिए, या ऐसे कहें व्यवसाय के सफल संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों को नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में नगद धनराशि उतनी है नहीं कि पेमेंट करके उन संसाधनों को जुटाएं और व्यवसाय को संचालित करें। यह महसूस किया गया कब? वर्ष 1972 के अंदर। तो सरकार ने सोचा क्यों न कोई ऐसा प्लान लेके आ जाएं जिससे ये लोग जिनके पास में नगद में धनराशि नहीं है, वह लोग भी इन संपत्तियों को खरीद सकें और व्यवसाय को संचालित कर सके। देखो भैया, वही देश डेवलप होता है जहां पर एंटरप्रेन्योर डेवलप होता है, जहां पर उद्यमिता विकसित होती है, जहां पर व्यवसाय बढ़ते हैं, जहां पर उद्योग बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका विकास होता है तो बहुत समाज के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने लगता है, और उस रोजगार मिलने के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो धीरे धीरे उस एक निश्चित स्थान की आय बढ़ने लगती है, और उस स्थान के बाद में उस जिले की आय बढ़ने लगती है, फिर प्रदेश की, और प्रदेश के बाद में फिर देश की आय बढ़ने लगती है। तो आवश्यक क्या है कि व्यवसाय जितना बढ़ सके, जितना बढ़ाया जा सके उतना बढ़ाओ, और बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। यहां पर देखो क्या था, एकदम स्ट्रिक्ट रूल थे। 5 लाख, अगर आपको ये मशीन 5 लाख वाली चाहिए तो 5 लाख दो, तभी पाओगे, अन्यथा नहीं पाओगे। तो गवर्नमेंट ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहा, तो क्या कहा कि हम एक नियम बना देते हैं, और वही नियम बाद में जब वो प्रमाणित हो जाता है तो अधिनियम बन जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वर्ष 1972 के अंदर एक अधिनियम लेके आई। उस अधिनियम को क्या कहा गया? किराया क्रय अधिनियम। किराया क्रय अधिनियम 1972। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद
1 सितंबर 1973 से यह अधिनियम भारत में लागू हो गया। अब बात आती है कि यह अधिनियम आखिर था क्या, इसमें कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी आई, कैसे व्यवसाय को इसने बढ़ा दिया और कैसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करना प्रारंभ किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस वेंडर से डायरेक्ट संपर्क किया और क्या कहा कि यार तुमको ये बताओ कि कम मशीन बेच पाओ तब तुम्हारा ज़्यादा फायदा है या ज़्यादा मशीन बिके ये तब ज़्यादा फायदा है। इसने कहा क्या बात करते हैं साहब, ज़्यादा मशीन बेचे तभी फायदा है हमारा, कम बेच के भला कोई फायदे में रहा कि हम ही रहेंगे। तो सरकार ने बोला कि देखो भाई क्या करना है आपको, 5 लाख रुपए की जब मशीन आप बेच रहे हो नगद में, तो जिसके पास 5 लाख होगा वही तो ले जाएगा। आप ऐसा करो, इस 5 लाख रुपए को आप किस्तों में ले लो, ग्राहकों से क्या करो, किस्तों में इसका भुगतान ले लो। अच्छा, इसने कहा तो फिर ये आप बहुत अच्छा हमको बता रहे हैं, 5 लाख रुपए में हम पता चले 4 वर्ष में या 5 वर्ष में 1-1 लाख करके वसूली कर रहे हैं, हम एक साथ पेमेंट करें और हम धीरे धीरे वसूली करें। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा थोड़े हम कह रहे हैं, आप क्या करिए कि ये जो आपका मूल्य है, ये क्या मूल्य है, इस मूल्य को क्या कहोगे, इस मूल्य को कहेंगे कैश प्राइस, नगद मूल्य है ना ये। अगर कोई नगद खरीदने आता है तो इतने में देते हो ना, उसने कहा हाँ इतने में देते हैं। कहा अब आप इसको उधार में दो और क्या करो, आपका नुकसान हो रहा है। कहा हाँ नुकसान हो रहा है। किस बात का नुकसान हो रहा है। कहा मैंने कैपिटल लगाया, कैपिटल का कॉस्ट पे करता हूं, उसको कहते हैं इंटरेस्ट, तो हमारा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं यार, ये इसमें तुम मान लो कितना इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारा 5 साल में अगर वसूली करो। इसने कहा 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा। उसने कहा ठीक है ऐड कर लो इसको, दोनों को जोड़ करके आप 6 लाख रुपए की यही असेट्स अपनी कितने की बेचो, 6 लाख रुपए की बेचो। आप 5 लाख की क्यों बेच रहे हो, 6 लाख रुपए की बेचो। तो इस 6 लाख को क्या कहें, इसको कहें परचेज प्राइस। परचेज प्राइस गवर्नमेंट ने कहा कि आप इतने में बेचो, क्यों इतने में बेच रहे हो, लेकिन अब आपको पेमेंट कैसे लेना पड़ेगा। तो कहा 6 लाख रुपए की हुई ना असेट्स तुम्हारी, आप क्या करो, वेंडर से ये जो खरीदना चाहता है परचेजर, इससे क्या करिए आप, जैसे ही अनुबंध हुआ आप 1 लाख तुरंत ले लो, 1 लाख क्या करो तुरंत ले लो। बचे कितने, इसको क्या कहें, डाउन पेमेंट कहें, तुरंत ले लो। ठीक, बचे कितने, 5 लाख रुपए बचे साहब। इसको ये कैसे मिलेंगे, कहा इसको 4 वर्ष में ले लो। कहा ठीक 4 वर्ष में ले लेंगे। कितना आएगा, 1,25,000 रुपया पर ईयर। 1,25,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आप उस ग्राहक से जो असेट्स खरीदना चाहता है उससे पर ईयर आप 1,25,000 रुपये की किस्तें ले लो। इसको क्या कहेंगे, 1,25,000 को इंस्टॉलमेंट कहेंगे, किस्त कहेंगे। ओके, तो कहा इस तरीके से पेमेंट ले लो। इससे क्या होगा, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। ये जो मशीनें यहाँ पर लगी पड़ी हैं बिक नहीं रही हैं, ये फटाफट निकल के बिकने लगेंगी, ये फटाफट यहाँ से निकल के बिकने लगेंगी। और यह लोग जो धन के अभाव में व्यवसाय को नहीं संचालित कर पा रहे थे, एक साथ इनके पास पैसा नहीं था कि लगा देते, उन लोगों का काम चलने लगेगा कि थोड़ा सा पैसा पेमेंट करके संपत्ति इनको प्रयोग करने का अधिकार मिल जाएगा। बदले में धीरे धीरे फिर तो क्या हो जाएगा, संपत्ति मेरे पास आ गई, इसी मशीन से कमाने लगेंगे और धीरे धीरे आपको भुगतान करने लगेंगे। इसने कहा ये तो बात आपने बहुत अच्छी हमको बताई, लेकिन ये बता दो अगर हम इसको एसेट्स दे देंगे और बाद में इसने हमको 1 लाख दिया और 5 लाख दिया ही नहीं, ओनरशिप तो इसके पास आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा ये गलती कभी मत करना, आप सिर्फ इसको एसेट्स दो, ओनरशिप अपने पास रोक के रखो। ये जब आपको धीरे धीरे किस्तें चुकाने लगे, जब यह आपको धीरे धीरे किस्तें चुकाने लगे, उसके बाद में जब ये अंतिम किस्त का भुगतान आपको कर दे, उस समय ओनरशिप इसको ट्रांसफर करना, उससे पहले ओनरशिप ट्रांसफर मत करना, कुछ मजबूती अपने हाथ में रोक के रखना। तो भैया यह पूरा का पूरा मेथड जो है उसी को कहते हैं किराया क्रय पद्धति। अब क्यों कहते हैं इसको किराया क्रय पद्धति, ये हाँ आप जानिएगा, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस यही होता है किराया क्रय पद्धति में, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बताता हूं कि इसको किराया क्रय क्यों कहते हैं, किराया क्रय पद्धति क्यों कहते हैं। देखिए वस्तु को क्रय करने की,
वस्तु को क्रय करने की एक ऐसी पद्धति, वस्तु को क्रय करने की एक ऐसी पद्धति जिसमें अंतिम किस्त का भुगतान होने से पहले भुगतान की गई संपूर्ण राशि को उस संपत्ति का किराया माना जाता है। ऐसी पद्धति को ही किराया क्रय पद्धति कहा जाता है। जरा समझिए ध्यान से भैया, यहां पर ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वस्तु को क्रय हो जाता है, ये खरीद लाए, इसने बेच दिया, लेकिन इनको ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब अंतिम किस्त का भुगतान करेंगे। और अगर अंतिम किस्त का भुगतान या बीच में किसी किस्त का भुगतान करने में इन्होंने धोखाधड़ी करी या त्रुटि करी तो संपत्ति इनके पास से ये वेंडर जो है ये वापस लेके चला जाएगा और ये रोक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जितना पैसा इस पर पेमेंट हो चुका है, मान लो जैसे ये 1 लाख रुपया इन्होंने डाउन पेमेंट का दिया था और उसके बाद में 1,25,000 रुपया की पहली इंस्टॉलमेंट दे दी थी, 2,25,000 रुपया दे चुके हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो वेंडर क्या करेगा? इनसे संपत्ति को वापस लेके चला जाएगा, मशीन वापस लेके चला जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जो ये 2,25,000 रुपये पेमेंट किए हैं उसको इस संपत्ति का किराया मानकर जब्त कर लेगा। अर्थात फिर से समझिए, वस्तु को क्रय करने की एक ऐसी पद्धति जिसमें अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले भुगतान किया गया संपूर्ण धन उस संपत्ति का किराया माना जाता है। ऐसी पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहा जाता है और यह पद्धति 1 सितंबर 1973 से पूरे भारत में लागू हुई है। बात समझ में आई? अब इसी के साथ कार्टर की परिभाषा भी मिला लीजिए। कार्टर क्या कहते हैं? किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत वस्तु को उपभोग करने वाला व्यक्ति वस्तु के मूल्य को सामयिक किस्तों में चुकाता है। ऐसी पद्धति को क्या कहा जाता है? किराया क्रय पद्धति कहा जाता है। और क्या है ये? इसी पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहा जाता है। ये कार्टर की डेफिनेशन है। बात क्लियर है? तो भैया ये जो परचेजर होगा उसको क्या कहेंगे? मिस्टर ए। जो वस्तु को खरीद रहा है उसको इस चैप्टर विशेष में क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हायर परचेजर, हिंदी में इसको कहेंगे किराया क्रेता। ये अनुबंध कैसा है? किराए का अनुबंध है। अगर अंतिम किस्त भुगतान करोगे तो संपत्ति के मालिक बन जाओगे और अंतिम किस्त अगर नहीं चुकाई तो उससे पहले भुगतान किया गया संपूर्ण धन उसका किराया माना जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं किराया क्रेता, न कि क्रेता। इसको क्या कहते हैं? हायर वेंडर अर्थात किराया विक्रेता। बात क्लियर? बस यही है पूरा चैप्टर। इसी में हम लोग पूरे चैप्टर में अपने यही घूमेंगे। क्या क्या करना होगा? क्वेश्चन के अंदर हमको चाहिए होगा, हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे चल के कि भैया ये कैश प्राइस क्या है, हर क्वेश्चन में होना चाहिए। हम कल क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे चल के परचेज प्राइस क्या है, क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे चल के डाउन पेमेंट कैसे क्या हो रहा है। क्वेश्चन में हमको ये देखना पड़ेगा कि किस्तें किस तरीके से भुगतान की जा रही है। क्वेश्चन के अंदर हमको ये जानना होगा कि हायर परचेजर कौन है और हायर वेंडर कौन है, किसके यहाँ अकाउंट बनाए जाएं, इंटरेस्ट कैसे लगाया जाए। बस इन्हीं सारी चीज़ों को या आप ऐसे कह लीजिए जब ये खरीद करके वस्तु को लाएगा तो अपने यहाँ अकाउंटिंग कैसे करेगा, जब ये संपत्ति को बेचेगा तो अपने यहाँ अकाउंटिंग कैसे करेगा। अब हम लोग हो गए एक अकाउंटेंट और इनके यहाँ भी अकाउंटिंग करेंगे चल के और इनके यहाँ भी अकाउंटिंग करेंगे चल के। जॉब पक्की हो गई, खुश हो जाओ, जॉब मिल गई है। इनके यहाँ भी अकाउंटिंग करनी है और इनके यहाँ भी अकाउंटिंग करनी है। बात क्लियर है? यह है हमारा चैप्टर जिसको कहते हैं किराया क्रय पद्धति। बात क्लियर? तो भैया हमने इसका पूरा ये सिस्टम जान लिया है कि आखिर किराया क्रय पद्धति क्या होती है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में ये देखेंगे कि इनके यहाँ जर्नल एंट्री क्या की जाती हैं और इनके यहाँ जर्नल एंट्री क्या की जाती हैं। हम लोग इसमें शुरुआत के 6-7 वीडियोज़ में पूरा चैप्टर कवर कर लेने वाले हैं, सारी चीज़ें जान लेंगे। देखिए है क्या इस पूरे चैप्टर में, मैं वो भी आपको बता दूं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, सबसे पहले 1 या 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरी रूपरेखा समझा दूंगा कि कैसे इस चैप्टर को आगे लेकर के चलना है हम लोगों को।
तो वो क्या है, चैप्टर हमने जान लिया है। अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हमको करना होगा। अब आगे क्या जानना होगा भैया, जर्नल एंट्री अगर हम जानते हैं कि इसके यहाँ, इनके यहाँ क्या होंगी और इनके यहाँ क्या होंगी, फिर अकाउंट्स कौन से इनके यहाँ बनेंगे, कौन से इनके यहाँ बनेंगे, अगर इतना कर लिया तो फिर क्या है, क्या चैप्टर में कुछ और है ही नहीं। मैंने तो पहले ही बता दिया कि हम लोग अकाउंटेंट हैं, इनके यहाँ अकाउंटिंग करनी है, ये संपत्ति खरीद के लाए हैं, ये संपत्ति को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बस इन दोनों के यहाँ अकाउंटिंग करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।